जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमको यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के सिलेबस से संबंधित सभी ऑथर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करना है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रैक्टिस सेट 1 पर चर्चा की। इसके साथ ही दोस्तों आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रैक्टिस सेट 2 पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों देख लेंगे आज का महत्वपूर्ण वीडियो का पहला प्रश्न है। दोस्तों देख लेंगे आप। द प्रेल्यूड कंसिस्ट्स ऑफ बुक्स। दोस्तों आपको खाली स्थान भरना है। दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई बुक थी दोस्तों द प्रेल्यूड, ठीक है, उसमें दोस्तों निहित कितनी बुकों को निहित किया गया है, आपको समझना है दोस्तों। कितनी बुक्स को, कितनी किताबों को निहित किया गया है या कितनी किताबों को रखा गया है उसके अंदर, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों आंसर देख लेंगे। ए देख लेंगे 10 बुक्स, बी देख लेंगे 12 बुक्स, सी देख लेंगे दोस्तों 14 बुक्स और डी देख लेंगे दोस्तों 16 बुक्स। दोस्तों द प्रेल्यूड जो है वह दोस्तों एक 14 बुक्स का जो कलेक्शन है दोस्तों। द प्रेल्यूड जो है 14 बुक्स का कलेक्शन है एक, और दोस्तों इसमें दोस्तों 14 बुक्स को रखा गया है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम समझ लेंगे वह 14 बुक्स दोस्तों कौन सी हैं। दोस्तों इनमें जो 14 बुक्स हैं, इंट्रोडक्शन को रखा गया है, स्कूल टाइम को रखा गया है दोस्तों, रेजिडेंट एट कैम्ब्रिज को रखा गया है, समर वैकेशन को रखा गया है, बुक्स को रखा गया है, कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स को रखा गया है, रेजिडेंस इन लंदन को रखा गया है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों रेट्रोस्पेक्ट को रखा गया है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 9 नंबर पर जो बुक है रेजिडेंस इन फ्रांस को रखा गया है, रेजिडेंट इन फ्रांस कंटिन्यू इसमें दोस्तों रखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यू, इस तरह से दोस्तों 3 बुक्स को रखा गया है फ्रांस के ऊपर। इसी के साथ ही दोस्तों 12 बुक है इसकी, इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रेस्टोर्ड। इसके साथ ही दोस्तों 13 नंबर पर जो बुक है इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड कंटिन्यू। दोस्तों इस तरह की 2 बुक हैं। इस तरह से दोस्तों 14वें नंबर पर रखा है कंक्लूजन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें टोटल जो है 14 बुक्स को रखा गया है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, इसका जो सबटाइटल है दोस्तों ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, क्या है दोस्तों, इसको लिख लेंगे। इसका सबटाइटल्स है दोस्तों ग्रोथ ऑफ अ दोस्तों लिख लेंगे इसको पोएट्स माइंड्स, ठीक है, इसको लिख लेंगे दोस्तों। इसको हम कैपिटल में बना लेंगे पोएट्स माइंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स। दोस्तों आपको बताना है ये दोस्तों निम्नलिखित कवियों में से किसके लिए है। इज नेचर बोथ, जिसने दोस्तों प्रकृति को ही दोनों चीज माना है, कानून और दोस्तों हम देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। इस तरह से दोस्तों कहा गया है, इम्पल्स एक तरह का यहाँ प्रेरणा की बात की जाती है, ला कानून की बात की जाती है यहाँ पर।
एक तरह से दोस्तों प्रकृति जो है वह प्रेरणा और कानून विधि दोनों ही है। किसने माना है दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जॉन कीट्स ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, एस.टी. कॉलरिज ने। आंसर करना है दोस्तों आपको। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने नियम कह सकते हैं हम इसको दोस्तों, विधि भी कह सकते हैं और दोस्तों कानून भी कह सकते हैं। और दोस्तों इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो एक तरह की प्रेरणा है, नेचर दोस्तों, प्रकृति को ही दोनों मान लिया है। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। दोस्तों यहाँ ए आएगा, ऑफ अ मैन। ठीक है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। आपको इसको सही कर लेना है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। दोस्तों बच्चा आदमी का पिता होता है। क्या है दोस्तों? बच्चा आदमी का पिता होता है। क्विट फ्रॉम अ पोइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। दोस्तों किस कवि द्वारा ये लाइन बोली गई थी, ये कथन बोला गया था दोस्तों? आपको बताना है। एक पोएम में दोस्तों ये कथन बोला गया है, किस कवि द्वारा? वह कौन सा कवि है? और दोस्तों एक पोएम में ये कथन बोला गया है, किस कवि द्वारा? आपको बताना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जोफ्री चौसर, सिल्विया प्लाथ, विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ये कथन बोला गया है। और दोस्तों मैं बताते चलूँ यहाँ पर, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन इज क्यूट फ्रॉम द पोइम। दोस्तों इस पोइम का नाम दोस्तों क्या है? इसमें ये बोला गया है, माई हार्ट लीव्स। दोस्तों इस पोएम का नाम है दोस्तों माई हार्ट लीव्स अप। ठीक है, और दोस्तों ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई थी। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। इसमें दोस्तों एक स्टैंजा दिया हुआ है, ओ ब्लीच्ड बर्ड द अर्थ वी रिपेस अगेन appears to be as is and is fit have for thee। आपको दोस्तों बताना है, दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। दोस्तों किस चिड़िया के लिए ये दोस्तों वर्ड्सवर्थ द्वारा ये वर्णन किया गया है? ये वर्णन वर्ड्सवर्थ द्वारा किया गया है दोस्तों, इज अबाउट विच किसके बारे में किया गया है? ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स, निम्नलिखित बर्ड्स में से किस बर्ड्स के बारे में ये वर्णन किया गया है? दोस्तों क्या वर्णन है? ओ ब्लीच्ड बर्ड, दोस्तों अरे भाग्यशाली पक्षी, द अर्थ वी पेस। दोस्तों आपको बताना है, इसमें बताना दोस्तों, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं ताकि देखने में आए। इसको बताना है कौन सी चिड़िया के बारे में कहा गया है या कौन से पक्षी के बारे में कहा गया है? स्काईलॉर्क, नाइटिंगेल, आउल, कुक्कू। आपको बताना है दोस्तों। ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुक्कू। कुक्कू के बारे में कहा गया है। दोस्तों ये कुक्कू जो है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था। टू द कुक्कू, पूरा नाम इसका दोस्तों है टू द कुक्कू। ठीक है, टू द
कुक्कू, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों, आपको ये देख लेना है। इसके साथ ही दोस्तों ये लिखा गया है दोस्तों 1802 में, 1802 में लिखा गया है दोस्तों ये। और दोस्तों पब्लिश्ड हुआ है ये 1807 में। क्या है दोस्तों? पब्लिश्ड हुआ है 1807 में। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों देख लेंगे, लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। बताना है दोस्तों आपको, जो लिरिकल बैलेड्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा और एस.टी. कॉलरेज द्वारा जो पब्लिश कराया गया, वह दोस्तों कब पब्लिश हुआ है, कौन से वर्ष, किस वर्ष में पब्लिश हुआ था, आपको बताना है। 1898, 1798, 1889, 1789। सही आंसर दोस्तों हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, 1798। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट वर्जन आया 1798 में। ठीक है, और दोस्तों सेकंड वर्जन इसका आया 1800 में। इसको प्रीफेस वर्जन भी कहते हैं दोस्तों। 1802 में इसका थर्ड वर्जन आया। इसके बाद दोस्तों 1805 में इसका फोर्थ वर्जन आया। इस तरह से दोस्तों 4 बार पब्लिश किया गया है इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड बाय वर्ड्सवर्थ। दोस्तों आपको बताना है ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। दोस्तों वाई वर्ड्सवर्थ इज मेंशन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई पोइम है दोस्तों द प्रिल्यूड, उसको दोस्तों ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये पोइम जो है ये एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। ठीक है, इनकी एक आत्मकथा के रूप में है। द प्रिल्यूड क्या है दोस्तों? द प्रिल्यूड, इसका सही आंसर होगा दोस्तों द प्रिल्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वाज फोस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंस। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन कहता है डैट इन हिज अर्ली लाइफ। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कहता है कि उनकी जो शुरुआती लाइफ है या शुरुआती जीवन है, ही वॉज होस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंस। दोस्तों 2 लोगों द्वारा प्रभावित हुआ है या प्रोत्साहित किया गया, ये कौन कहता है दोस्तों? उसको देख लेंगे। ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई लाइनें हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ said that his early life he was fostered by two influences, beauty and fear। दोस्तों क्या है? क्या है दोस्तों? ब्यूटी एंड क्या है दोस्तों? ब्यूटी एंड फियर। ये दोस्तों 2 प्रभाव थे जो विलियम वर्ड्सवर्थ को जिसने प्रोत्साहित किया। क्या था दोस्तों? ब्यूटी एंड फियर, सुंदरता और डर की बात की गई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे दोस्तों। वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल बूट। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल बूट मे टीच यू मोर ऑफ मैन और मोरल एबल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। दोस्तों यहाँ सेजेस मीन्स होता है सुगंधित वन के लिए आता है दोस्तों, यहाँ पर सुगंधित वन के लिए, और दोस्तों दूसरे शब्द में यहाँ अच्छे संत के लिए भी आता है और ज्ञानी के लिए भी आता है। ठीक है, सेजेस। इस तरह से दोस्तों देख लेंगे। बर्नल वुड की बात कर रहे हैं, बसंती जंगल की बात कर रहे हैं, बसंती वन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वन इम्पल्स प्रेरणा फ्रॉम अ बर्नल वुड। दोस्तों जो जंगली बसंत होते हैं या जंगली जो बसंती वन होते हैं वह क्या करते हैं, एक प्रेरणा देते हैं। मे टीच यू मोर ऑफ मैन। और दोस्तों क्या करते हैं वो, मोर ऑफ मैन। दोस्तों आपको कुछ चीज़ों को संभव बनाने के लिए एक प्रेरणा देते हैं, मोर ऑफ मैन। और आदमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। मे टीच यू मोर ऑफ मैन। दोस्तों एक शिक्षण प्रदान करते हैं, एक प्रेरणा देते हैं दोस्तों। बसंती जंगल, बसंती वन, और दोस्तों इसके साथ ही देन ऑल द सेजेस कैन। और दोस्तों यहाँ पर वो हमें सिखाते हैं मोरल इवल एंड ऑफ गुड। दोस्तों अच्छाई को और बुराई को क्या करते हैं दोस्तों, और मोरल इवल एंड ऑफ गुड। दोस्तों बुराई को और अच्छाई को। ठीक है, देन ऑल द सेजेस कैन। और दोस्तों इस तरह से हमें एक अच्छा संत बना सकते हैं और अच्छा ज्ञानी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देख लेंगे दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा। दिस वॉज रिटन बाय। दोस्तों आपको बताना है इन लाइनों को किसने लिखा है। इन हिज पोइम द टेबल टर्न। दोस्तों टेबल टर्न की लाइनें हैं ये। और दोस्तों इनको किसने लिखा है, चार्लोट्टे स्मिथ, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैरी रॉबिन्सन। आपको बताना दोस्तों इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई लाइनें हैं ये। क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रकृति की बात की गई है, बसंती वन की बात की गई है, और दोस्तों इसमें एक तरह का मोटिवेशनल व्यूज़ दिया गया है ताकि दोस्तों आप प्रकृति से सीख सकें। क्योंकि दोस्तों प्रकृति ही एक, इसमें कहा गया है दोस्तों प्रकृति ही हमें एक अच्छा संत बना सकती है, अच्छा ज्ञानी बना सकती है, और हर असंभव चीज़ को संभव कर सकती है, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। और दोस्तों एक प्रेरणा की बात की गई है जो हमें नेचर देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। आइडेंटिफाई विच पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू। दोस्तों आपको बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना है। जो दोस्तों यहाँ दोस्तों अंडरलाइन था, यहाँ देखना है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना है। ये रिसेंटली जो शब्द दिया है दोस्तों आपको बताना है, इसमें दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह कौन सा भेद है जो इसमें दिया गया है। जैसे हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट जो है यहाँ जो दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है, प्रपोजिशन दिया गया है, इंटरजेक्शन दिया गया है, एडवर्ब दिया गया है। आपको बताना है इसमें कौन सा रिसेंटली के लिए कौन सा जो वर्ड है वो सूटेबल रहेगा। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। दोस्तों आपको बताना है कि एडजेक्टिव है ये, रिसेंटली, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है या एडवर्ब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ सही जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो दिया है रिसेंटली इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब।
क्योंकि दोस्तों यहाँ जो दिया है सेंटेंस इन द प्रेजेंट सेंटेंस वर्ड, दोस्तों ये सेंटेंस जो दिया है प्रेजेंट टेंस में दिया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ यूज जो हुआ है एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोस्तों एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। दोस्तों किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को और एडजेक्टिव को, अथवा अनदर एडवर्ब को भी करता है, ठीक है। एडवर्ब स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस समटाइम्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस। कभी कभी दूसरों पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। रेदर देन एनी पार्टिकुलर वर्ड इन द प्रेजेंट सेंटेंस रिसेंटली मॉडिफाई द होल सेंटेंस। दोस्तों रिसेंटली जो मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। विच ऑफ द वर्ड्सवर्थ ओड्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इर्रेगुलर ओड्स। आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से इर्रेगुलर ओड्स को बताना है आपको। यहाँ दोस्तों दिया है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू द बेस्टमैन, ओड टू द बेस्टमैन, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। दोस्तों आपको बताएं इर्रेगुलर ओड मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है। इर्रेगुलर पेंडारिक ओड क्या है दोस्तों? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ठीक है। क्या है दोस्तों? हमारा आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। विच आर द टू वर्ड्स डैट द सोलेटरी रीपर इज कंपेयर टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम। द सोलेटरी रीपर, दोस्तों आपको बताना है विच आर द टू वर्ड्स। दोस्तों दो चिड़ियों की बात की, दो पक्षियों की बात की गई यहाँ। डैट द सोलेटरी रीपर इज कंपेयर टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम द सोलेटरी रीपर। दोस्तों जिसकी तुलना डैट द सोलेटरी रीपर इज कंपेयर टू इन वर्ड्सवर्थ। दोस्तों जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है दोस्तों द सोलेटरी रीपर से इसकी तुलना की जा रही है यहाँ पर कुक्कू एंड स्काईलॉर्क। आपको बताना दोस्तों पहला दिया है कुक्कू एंड स्काईलॉर्क, नाइटिंगेल एंड कुक्कू, लिनेट एंड थर्स्टल, स्काईलॉर्क एंड थ्रस, ठीक है दोस्तों। ये आपको बताना सही आंसर आपका दोस्तों बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा तो नाइटिंगेल एंड कुकू। क्या है दोस्तों? नाइटिंगेल एंड कुकू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाइटिंगेल एंड कुकू इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल स्टैंड इन दोज एलिमेंट्स। दोस्तों आपको बताना है जो टेबल टर्न्स है उसके उन एलिमेंट्स को बताना है जो समानता रखते हैं। आपको बताना है दोस्तों एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई, माइकल, द सोलेटरी रीपर, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस। आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा इसका आपको बताना है दोस्तों पोएम में वे कौन से ठहराव हैं जो बहुत समान रूप से टेबल टर्न्स इन दोज उन तत्वों को सामने लाते हैं। वे कौन से ठहराव हैं दोस्तों? आपको बताना है दोस्तों एक्सपोचुलेशन इसका मतलब होता है दोस्तों विरोध या आपत्ति, विरोध या आपत्ति। और दोस्तों रिप्लाई की बात कर रहे हैं, उत्तर की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर भी यही सही होगा दोस्तों। एक तो विरोध है और दूसरा उत्तर है।
आपत्ति है एक तरह का, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड अपीयर्ड इन। दोस्तों द फाइनल वर्जन, दोस्तों सबसे बाद में कौन सा वर्जन आया विलियम वर्ड्सवर्थ की जो द प्रीलूड थी, आपको बताना है दोस्तों। 1798 में आया, 1806 में आया, 1850 में, 1860 में, दोस्तों आपको बताना है इसमें। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1850। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1850, क्योंकि दोस्तों द प्रीलूड, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, द प्रीलूड को दूसरे नाम से जानते हैं हम ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। दोस्तों एक आत्मकथा के रूप में लिखा गया था इन ब्लैंक वर्स। क्या है दोस्तों, एक नई चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ दोस्तों। किस में लिखा गया था ये, अब ब्लैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स किस में लिखा गया था दोस्तों, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। इसके साथ ही दोस्तों ये दोस्तों फिलोसफिकल एक रिक्लूज जो बुक लिखी जा रही थी उसका ही एक पार्ट था दोस्तों, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी रिक्लूज। और दोस्तों द प्रीलूड इज़ एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। दोस्तों वर्ड्सवर्थ की जो लाइफ थी उस पर डिटेल से लिखी गई एक पोइम थी रिक्लूज, वो लिखी जा रही थी दोस्तों, लेकिन दोस्तों वह पूरी नहीं हो सकी। और दोस्तों इसका ही एक पार्ट है द प्रीलूड, ये दोस्तों लिखा गया 1850 में, ये पब्लिश्ड हुआ। इसके साथ ही दोस्तों आगे देख लेंगे। एक चीज़ बताना भूल गया मैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1799 में इसको लिखना स्टार्ट किया दोस्तों। 1805 में इसका जो राइटिंग वर्क था वो ख़त्म हुआ। और दोस्तों 1850 में इसको पब्लिश्ड कराया गया। ठीक है, 1850 में इसको पब्लिश कराया गया। इसलिए दोस्तों यहाँ दिया है द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड अपीयर्ड इन। दोस्तों आपको बताना था कि जो फाइनल वर्जन था वह कब आया, 1850 में इसको पब्लिश किया गया फाइनली। आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे दोस्तों। द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों जो लीच गैदरर कैरेक्टर है वो किस पोएम से लिया गया है। जो लीच गैदरर जो कैरेक्टर है दोस्तों वह किस पोएम से लिया गया है, द रिक्लूज से लिया गया है, द प्रीलूड्स बुक फर्स्ट से लिया गया है, लाउडेमिया से लिया गया है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से लिया गया है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, क्योंकि दोस्तों ये जो है एक लिरिक के रूप में है। क्या है दोस्तों, एक लिरिक है। और दोस्तों ये दोस्तों 1802 में आई है, 1802 में आई थी। इसके साथ ही दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया 1807 में। क्या है दोस्तों, इसको पब्लिश कराया गया 1807 में। इस तरह से दोस्तों इसको देख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। I wandered lonely as a cloud makes an assertion that। दोस्तों यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। assertion की बात की गई, यहाँ कथन की बात की गई है, आर बना लेंगे। कथन की बात की गई यहाँ पर assertion that। ठीक है दोस्तों, I wandered lonely, मैं भटकता रहा अकेला। दोस्तों मैं भटक रहा था अकेला, as a cloud,
जैसे कि जो बादल होते हैं वो भटकते हैं। मेक्स एन असर्शन, ये कथन दोस्तों है वह क्या दर्शाता है? ये कथन दोस्तों क्या दर्शाता है आपको बताना है। द पोइट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड। दोस्तों पोइट ट्रेवल्ड यात्रा करता है विद द क्लाउड, एक बादल की तरह पोइट जो है यात्रा करता है। द पोइट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड। ठीक है दोस्तों, एक कवि जो है मूव्ड बिना उद्देश्य के एक बादल की तरह भटकता है। ठीक है, वो द पोइट एंड द क्लाउड वर लोनली। ठीक है, दोनों ही पोइट एंड द क्लाउड वर लोनली, अकेले हैं, अकेले थे। ठीक है, द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। आपको बताना जैसा कि एक बादल होता है बिना उद्देश्य का, वैसे ही पोइट भटकता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों 15 देख लेंगे। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा, द पोइट मूव्ड। दोस्तों जो कवि होता है वह एक बिना उद्देश्य के उस बादल की तरह होता है, जैसे कि बिना उद्देश्य के बादल इधर उधर गरजता है। ठीक है, आपको ये समझना है, और इधर उधर भटकता है। देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का डी आएगा आंसर, डी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये लाइन जो है डैफोडिल्स की है, जिसमें दोस्तों 10,000 डैफोडिल्स की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। बिलीव वाज इट डैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। दिस अकर्स इन अ पोइम बाय। आपको बताना दोस्तों इसमें बताना दोस्तों आपको ये लाइन कहाँ से ली गई है, किसके द्वारा दी गई है लाइन? विलियम वर्ड्सवर्थ। हमारा सही आंसर ही विलियम वर्ड्सवर्थ होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। दोस्तों यहाँ दिया है द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। दोस्तों जो पोइट्री वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की थी विशेष रूप से किसके द्वारा प्रभावित थी? दोस्तों जो पोइट्री वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की थी वो किससे प्रभावित थी या किसके द्वारा प्रभावित थी? द नेपोलियनिक वार्स के द्वारा। दोस्तों द नेपोलियनिक वार्स के द्वारा, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन के द्वारा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा, पुअर लॉज के द्वारा। आपको बताना दोस्तों द फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका सही आंसर होगा दोस्तों। द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो दोस्तों फ्रांस की क्रांति थी उससे प्रभावित थी, क्या थी दोस्तों? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पोइट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। व्हाट इज द कॉमन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वर्ड्सवर्थ। दोस्तों आपको बताना है कॉमन क्या है, क्या है दोस्तों कॉमन क्या है टू द फॉलोइंग पोएम्स। निम्नलिखित पोइट्रियों में कॉमन क्या है? दोस्तों समानता क्या है? निम्नलिखित जो पोइट्री हैं नीचे दी गई उनमें दोस्तों समानता क्या है? वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज की बात कर रहे हैं, यहाँ वर्ड्सवर्थ की जो रिक्लूज है उसकी बात कर रहे हैं। शैली इसकी द ट्रम्फ ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। वायरन्स की डॉन जॉन की बात कर रहे हैं। कीट्स की हाइपेरियन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है जो दोस्तों द रिक्लूज थी वह क्या थी दोस्तों? अनफिनिश्ड थी, पूरी नहीं हो सकी थी, है ना दोस्तों, इसको पूरा नहीं किया जा सका था। इसी तरह दोस्तों शैली की द ट्रम्फ ऑफ लाइफ थी वो भी दोस्तों क्या थी? अनफिनिश्ड थी, उसको भी पूरा नहीं किया जा सका था। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों वायरन्स की जो डॉन जोन थी दोस्तों ये भी अनफिनिश्ड थी। दोस्तों कीट्स की हाइपेरियन वो भी अनफिनिश्ड थी। इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों दे आर ऑल एलेजीज, यहाँ दिया है दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोइम्स। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोइम्स। दोस्तों ये सारी पोइम्स जो हैं अनफिनिश्ड हैं, है ना,
ये सारी पोएम दोस्तों क्या है, अनफ्रीज्ड हैं। और इसको समझ लेते हैं दोस्तों। द रेक्लूज की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई पोएम है। और दोस्तों ये पूरी नहीं हो सकी, और दोस्तों उसके साथ ही इसको अनफ्रीज्ड ही कहा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेंगे। उन्नीसवां देख लेंगे क्वेश्चन। विच रोमांटिक पोइट कॉइंड द फेमस फ्रेजेज स्पॉट ऑफ टाइम। दोस्तों लोकोक्ति दी गई है स्पॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है, एक लोकोक्ति दी गई है स्पॉट्स ऑफ टाइम। इसको आपको समझना है किसके द्वारा दी गई है। विच रोमांटिक पोइट, दोस्तों वह कौन सा रोमांटिक पोइट है या कवि है। कॉइंड द फेमस, आपको बताना है दोस्तों, कॉइंड द फेमस। कॉइंड मीन्स होता है दोस्तों गढ़ना, कॉइंड मीन्स होता है दोस्तों, कॉइंड मीन्स होता है दोस्तों गढ़ना, ठीक है। किसके द्वारा गढ़ी गई है, प्रसिद्ध जो फ्रेज है वो किसके द्वारा गढ़ी गई है। जॉन कीट्स के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, एस.टी. कोलरिज के द्वारा, लॉर्ड बायरन के द्वारा। आपको बताना दोस्तों, ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश रोमांटिक पोइट wrote about the concept of spots of time in the prelude books 12। दोस्तों जो प्रिलूड है दोस्तों, जो उनका प्रिलूड है, द प्रिलूड जिसको बोलते हैं, उसकी दोस्तों 12वीं पोएम जो है, 12वीं बुक जो है उसमें इसको लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस, दोस्तों गहरा प्रभाव पड़ा, देख लेंगे, ऑन थॉमस हार्डी। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ थॉमस हार्डी पर विलियम वर्ड्सवर्थ का गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। थॉमस हार्डी पर विलियम वर्ड्सवर्थ का गहरा प्रभाव पड़ा था, अकॉर्डिंग टू हार्डी। और दोस्तों हार्डी के अनुसार अ पार्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, जो दोस्तों हार्डी के अनुसार एक पार्टिकुलर, एक व्यक्तिगत पोएम वर्ड्सवर्थ द्वारा जो लिखी गई थी, वह दोस्तों उनकी थी वेस्ट क्यूर फॉर डिस्पेयर। दोस्तों यहाँ लिखा गया है वेस्ट क्यूर फॉर डिस्पेयर, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों बेस्ट क्यूर फॉर डिस्पेयर, इसका सीधा मतलब होता है दोस्तों निराशा का सबसे अच्छा इलाज। क्या है दोस्तों, वेस्ट क्यूर फॉर डिस्पेयर, निराशा का, इसको देख लेंगे, निराशा का सबसे अच्छा इलाज, ठीक है। निराशा का सबसे अच्छा इलाज क्या है दोस्तों, विच इज़ डैट पोएम। दोस्तों वह पोएम कौन सी थी, उसमें दोस्तों दिया गया था निराशा का सबसे अच्छा इलाज, जिससे प्रभावित हुए थे बहुत ज़्यादा, कौन दोस्तों, थॉमस हार्डी। इसको देख लेंगे। माइकल है, इसको देख लेंगे दोस्तों, वह पोएम जो है माइकल है। टिंटन अवे, रिविजिटिंग द इडियट बॉय, द लीच गैदरर। दोस्तों मैं आपको बता दूं चलूँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लीच गैदरर। दोस्तों जो लीच गैदरर है, इसका मतलब होता है दोस्तों जोंक, एक तरह का कीड़ा होता है दोस्तों ये, जोंक गैदरर दोस्तों संग्राहक। क्या होता है दोस्तों, संग्राहक, ठीक है। जो संग्राहक होता है इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 देख लेंगे। द प्रिलूड ऑल्दो बेगन एज अर्ली एज 1799 एंड फिनिश्ड
इन इट्स फर्स्ट वर्जन इन 1805 वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल। दोस्तों जिसका प्रारंभ द प्रिलूड, यद्यपि जिसका प्रारंभ जो दोस्तों है 1799 हो गया था, एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन, दोस्तों जिसका फर्स्ट वर्जन जो हुआ था 1805 में कंप्लीट हुआ था, लेकिन दोस्तों वह पब्लिश्ड नहीं हो पाई, वह प्रकाशित तब तक वह प्रकाशित नहीं हो सकी थी या नहीं हो पाई थी। वह दोस्तों प्रकाशित कब तक हुई थी ये बताना है आपको। 1805 तक वह प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन दोस्तों वह कब तक प्रकाशित हुई आपको बताना है दोस्तों। 1815 में, 1820 में, 1830 में, 1850 में। सही आंसर इसका होगा दोस्तों 1850 में। इनकी वाइफ के माध्यम से इसको पब्लिश कराया गया दोस्तों, इनकी डेथ के बाद। ठीक है, इनकी डेथ के बाद दोस्तों 1850 में, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इनकी वाइफ के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया 1850 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन वर्ड्सवर्थ प्रिलूड द बॉय ऑफ विंडसर इज अफेक्टेड बाय। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों म्यूटनेस। क्या होगा दोस्तों? म्यूटनेस। ठीक है, गूंगापन कहते हैं इसको, या दोस्तों मौन भाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? म्यूटनेस कहते हैं दोस्तों। गूंगापन होता है एक तरह का, इसको देख लेंगे। गूंगापन होता है, गूंगापन होता है दोस्तों, या होता है मौन भाव। क्या होता है दोस्तों? मौन भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिलूड। आपको बताना दोस्तों वह कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी विलियम वर्ड्सवर्थ में, दोस्तों आपको बताना है वह कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी जो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ में जो दोस्तों प्रिलूड लिखा था उन्होंने, उसमें दोस्तों उसका फिगर दिखाई देता है। वह दोस्तों कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपको बताना है। दरहम, ग्लासगो, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। कैम्ब्रिज, इसका सही आंसर दोस्तों कैम्ब्रिज होगा। आगे बढ़ते हैं। Wordsworth comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with a। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर बताना है। बोटमैन, गर्ल कार्ल लूसी, लिटिल कर्टिस, गर्ल लीज गैदरर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही आंसर होगा लीज गैदरर। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? लीज गैदरर। आगे बढ़ेंगे। That poetry should portray the naked and native dignity of man was pronounced by। आपको बताना दोस्तों 25, क्वेश्चन नंबर 25। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आंसर सी इसका सही होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Where exactly did Wordsworth first espy the 10,000 daffodils mentioned in his poem Daffodils। दोस्तों आपको बताना है 10,000 जो डैफोडिल्स थे इन हिज पोएम, अपनी पोएम जो डैफोडिल्स है उसमें मेंशन किया है। वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पाई। दोस्तों आपको बताना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे।
वह कहाँ देखे उन्होंने, मैं उसको देख पा रहा हूँ। वह दोस्तों वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पाई द 10,000। दोस्तों जो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने देखे थे 10,000 डैफोडिल्स, वह दोस्तों वास्तव में उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने कहाँ देखे, मेंशन्ड इन हिज पोएम। और दोस्तों उसको अपनी डैफोडिल्स जो पोएम है उसको मेंशन किया। आपको बताना हाई ऑन द हिल्स एंड बेल्स। दोस्तों ऊंचाई पर देखा, पर्वत पठार पर देखा, एंड बेल्स और घाटियों में देखा। ऑन द मिल्की वे एट नाइट। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। हम आंसर की तरफ चलेंगे सीधा। बिसाइड द लेक। दोस्तों बिसाइड द लेक, बिसाइड द लेक दोस्तों झील के पास, बीनीथ द ट्रीज दोस्तों पेड़ के नीचे। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? बिसाइड द लेक, झील के पास, बीनीथ द ट्रीज। अर्थात दोस्तों पेड़ के नीचे उन्होंने क्या देखा, 10,000 डैफोडिल्स को देखा। और दोस्तों उन्हें इस प्रकार उन्होंने अपनी जो पोएम थी डैफोडिल्स उसमें उसको मेंशन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। दोस्तों इसका मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है दोस्तों, वे भीतर की आंखों पर चमकते हैं। वे भीतर की आंखों पर चमकते हैं। ठीक है, फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई, वे भीतर की आंखों पर चमकते हैं। क्या चमकते हैं दोस्तों आपको बताना है। कब चमकते हैं दोस्तों? व्हेन अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ, अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार डू द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स जो है कब चमकते हैं, वे भीतर की आंखों, वे भीतर की आंखों पर चमकते हैं। दोस्तों जो डैफोडिल्स हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार दोस्तों एक तरह का ख्याल आता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, और उसकी आंखों के भीतर पर चमकते हैं। लेकिन दोस्तों कब चमकते हैं ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों व्हेन ही इज इन जोकंड कंपनी, व्हेन ही इज इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड। दोस्तों आपको बताना है व्हेन ही इज ऑन हिज वॉन्डरिंग, व्हेन ही इज एजलीप एंड ड्रीमिंग। दोस्तों जब सपना देखती हैं और जब मतलब सोए हुए होती हैं आंखें, इस तरह से दोस्तों बताया गया है। लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर होगा व्हेन ही इज इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड। दोस्तों आपको बताना है इसमें, वह दोस्तों वे भीतर की आंखों पर चमकते हैं। क्या चमकते हैं? डैफोडिल्स। वे दोस्तों जो 10,000 डैफोडिल्स देखे हैं, पीले फूल देखे हैं दोस्तों, वह भीतर की आंखों पर चमकते हैं। कब चमकते हैं? जब वह खाली होती हैं और चिंतित मूड में होती हैं। क्या दोस्तों? चिंतित मनोदशा में होती हैं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जब वह वैकेंट होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों? चिंतित होती हैं, एंड पेंसिव मूड। दोस्तों क्या होती है? जब वह वैकेंट होती, खाली होती हैं, और दोस्तों पेंसिव होती हैं, चिंतित होती हैं, और दोस्तों मनोदशा में होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? जब मेरी आंखें चिंतित और खाली मनोदशा में होती हैं तब दोस्तों वे भीतर की आंखों पर चमकते हैं। क्या चमकते हैं दोस्तों? डैफोडिल्स चमकते हैं। ठीक है, समझ लेंगे दोस्तों। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। दे फ्लैश अपॉन इनवर्ड आइड। दोस्तों फिर वही दे दिया है यहाँ पर, वे भीतर की आंखों पर चमकते हैं। विच इज़ द बिलीज ऑफ सोलिट्यूड। दोस्तों आपको बताना है, वे भीतर की आंखों पर चमकते हैं।
जो दोस्तों दे फ्लैश अपॉन इनवर्ड आई, वे भीतर की आंखों पर चमकते हैं, जो हैं दोस्तों क्या हैं, जो हैं दोस्तों एकांत का आनंद है। क्या है दोस्तों? जो एकांत का आनंद है। आपको बताना दोस्तों एकांत का आनंद है। वर्ड इन वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आइड। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आइड के बारे में बताना आपको। द स्टार दैट शाइन, द लोनली क्लाउड्स, द वेल्स एंड हिल्स, द डैफोडिल्स। 28 को बताना दोस्तों। द डैफोडिल्स, इसका सही आंसर होगा दोस्तों द डैफोडिल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सैड बाई। आपको बताना दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया था। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। पोएट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाई। दोस्तों इसमें आपको बताना है, इसमें दोस्तों बताना है इसमें दोस्तों बताना है आपको ये लाइनें जो हैं किसके द्वारा दी गई हैं। सही आंसर इसका होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।